Start. Good morning. Okay. Actually, कॉलेज एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा डिलीवर होने वाले ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज में इस लेक्चर में आप लोग सभी का स्वागत है। इसमें सभी जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स, टीचर्स और सबका वेलकम। Today we are going to discuss on very important topic, that is the photosynthesis. इसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इसमें रिएक्शंस होगी और क्या इसकी यूटिलाइजेशन है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो उनका हम बहुत ही शॉर्ट नोट में इसको डिस्कस करने वाले हैं। Before starting the lecture, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है और हम एक सिंपल शब्द में ये कह सकते हैं, विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर इज नो लाइफ। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना इस अर्थ पे कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो इस फोटोसिंथेसिस में क्या क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें ये टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, प्रोसेस क्या है, और इस प्रोसेस के दौरान इसमें जो लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, और जो फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को, और लास्ट में कंक्लूजन में डिस्कस। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ये एक बहुत ही छोटी क्लास से हमें पढ़ाया जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में एक्चुअली जो अर्थ है, अर्थ पे जितनी भी लाइफ है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, सबकी जो एनर्जी का सोर्स है, हमारी एनर्जी का सोर्स है, वो क्या है, सन है। क्या है, सन है। सन से हमें सारी एनर्जी हमें मिलती है, लेकिन उस एनर्जी को ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है, ज्यादातर जो जीव उसको उपयोग में नहीं ले पाते हैं। सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म या जीव हैं जो सनलाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। उस एनर्जी को जो यूटिलाइज किया उससे फिर क्या कहते हैं कि बायोमास का प्रोडक्शन होता है। देन दिस बायोमास प्रोडक्शन से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे अगर हम कहें कि जैसे प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, तो प्लांट से हमें जितने भी हमारे जो सीरियल्स वगैरह सब जो सारी चीजें खाने की जो चीजें मिलती है बायोमास के रूप में, वो सारी हमें प्लांट से मिलती है। और प्लांट्स में वो कहाँ से आती है, वो सूर्य की जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी, उसको कैप्चर करके वो बायोमास का प्रोडक्शन करता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ये एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है जो आपने पहले कई बार देखा होगा। तो लेकिन ये सिंपल नहीं है और इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होता है वो शुगर्स होती है। एक्चुअली इस हमारी अर्थ है, इस पे दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो फोटोट्रॉप्स होते हैं और एक हेटरोट्रॉप्स होते हैं। फोटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट,
और हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं या ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड कर रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में सारे एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजन्स वगैरह ये आ जाते हैं। और जो फोटोट्रॉफ्स है उसमें मोस्टली एल्गी आपके जो पढ़ते हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरेटोफाइट, जितने प्लांट्स के जितने भी ग्रुप हैं सारे फोटोट्रॉफ्स में आते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरिया भी फोटोट्रॉफ्स में इंक्लूड किए जाते हैं। एक्चुअली ये फोटोट्रॉफ्स और एनवायरनमेंट, इसमें जो एरोबिक जो एनवायरनमेंट है, जिसमें एरोबिक एनवायरनमेंट जिसमें मतलब ऑक्सीजन का काम में आती है, तो ये एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इससे हमारी जो अर्थ है, जो 3 बिलियन ईयर्स का एवोल्यूशन होता है, और उसमें एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया, सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आते हैं अर्थ पे, देन उसके बाद में दूसरे प्लांट्स का डेवलपमेंट या एवोल्यूशन होता है। तो इस अर्थ पे जो एरोबिक एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए फोटो ऑटोट्रॉफ्स या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट्स, उनका बहुत ज्यादा रोल है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस अर्थ पे बिफोर फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीजन का कोई अस्तित्व नहीं था या बहुत कम नगण्य मात्रा में थी। जैसे ही फोटो ऑटोट्रॉफ्स इस पे इवोल्यूशन होता है, इसमें आते हैं, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है और धीरे धीरे एरोबिक एनवायरनमेंट का क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, जिसको हम देखेंगे। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं, तो पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि विदाउट फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना कोई लाइफ जो अर्थ में प्रेजेंट डे में जितनी भी लाइफ्स हैं वो सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण को हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि अभी की जितनी भी लाइफ है उसके लिए एक तरह से की ऑफ लाइफ जिसे हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो और इसके अलावा क्योंकि ये एनवायरनमेंट में जो होने वाली जो गैसेस एक्सचेंज है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, उनके कितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रहेगा, कितने कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा, उसको मेंटेन करने में फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा रोल है। और दे यूटिलाइज सन एनर्जी, प्लांट द ओनली ऑर्गेनिज्म विच कैन यूटिलाइज लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंजेस कर देता है, देन उसके बाद में उसको शुगर में कन्वर्ट करने में काम में लेते हैं। इसके अलावा बायोमास प्रोडक्शन होता है। बायोमास प्रोडक्शन होगा तो एक प्लांट्स के अंदर जैसे बायोमास प्रोडक्शन हुआ, प्रोटीन बने, उसके अंदर लिपिड्स बनते हैं, उसके अंदर सारी चीजें, दूसरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बहुत सारी फूड चेन, फूड वेव इंटर रिलेटेड होकर के सारा मतलब इकोसिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहता है। तो क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस वेरी असेंशियल, और जिसके साइंस का स्टूडेंट होने जरूरी नहीं है, इसके लिए सबको समझना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण डे टू डे लाइफ में होता है। एक्चुअली पहला ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है अब इसमें कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट्स में होता है। सबसे पहले क्या फोटोसिंथेसिस का होगा, सभी प्लांट्स में होता है, और वो प्लांट्स के सारे जो ग्रुप हैं उनमें होता है। कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है। स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में और यूकेरियोटिक प्लांट जैसे आप कह सकते हैं। तो यूकेरियोटिक प्लांट्स में जो हमें ग्रीन पार्ट जो दिखाई देता है, लीव्स स्पेशली, तो उस लीव्स के ग्रीन पार्ट में क्या होता है कि जैसे सेल्स की अगर आप देखोगे, लीव्स की मेसोफिल सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है। सेल्स के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट, एक सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग का नाम सुना होगा आपने। तो क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग होता है, डबल लेयर्ड कोशिकांग होता है। उसके अंदर ये
फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। क्लोरोप्लास्ट अपने आप में बहुत ही एक यूनिक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है और अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये पहले कभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, बाद में ये इसके यूकैरियोटिक सेल में संपर्क में आता है और धीरे धीरे ये यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स का एक परमानेंट पार्ट बन जाता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के कोशिका के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ये एक स्ट्रक्चर है इसकी लीफ की। अगर हम जिस लीज काटते हैं तब हमें उसके बहुत सारे टिश्यूज हमें दिखाई देते हैं। उसमें मेसोफिल टिश्यूज होता है और इस मेसोफिल टिश्यूज में अगर आप देखेंगे सेल्स के बीच में, तो ये जो सेल्स के बीच एक सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू सेल्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी में एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन सभी क्लोरोप्लास्ट का जो कॉमन काम है वो है फोटोसिंथेसिस को करना। और इस फोटोसिंथेसिस में इस क्लोरोप्लास्ट में अगर हम आगे देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, अगर वो थोड़ा डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है। पहले आउटर मेम्ब्रेन और उसके बाद में इनर मेम्ब्रेन, और इसके बाद में यहाँ अगर आप देखोगे इसमें तो एक इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। इस इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम को हम थाइलेकोइड्स कहते हैं। और ये थाइलेकोइड्स जब बहुत सारे थाइलेकोइड्स कॉइन्स के रूप में के ऊपर जमा होकर के अगर बनाते हैं तब उसको हम ग्रेना कहते हैं। और इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, दैट इज नोन एज ग्रेना। ठीक है, तो थाइलेकोइड और ग्रेना और आउटर और इनर मेम्ब्रेन, तो 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का चूंकि ये क्या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी होता है, तो इसका खुद का अपना डीएनए होता है, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं और इसके अंदर सारी जो मशीनरी है वो सारी प्रोकैरियोटिक की नेचर होती है। 70 से राइबोसोम्स पाई जाती है, जिसको हम आगे डिस्कस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि लाइट जो आती है सन से, उस लाइट को कौन कैप्चर करेगा? उस लाइट को कैप्चर करने वाले पिगमेंट्स उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि अगर वो लाइट कैप्चर नहीं होगी उसकी एनर्जी, तो आगे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो इस लाइट को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं और इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा आपके बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स वगैरह हैं। उस क्लोरोफिल में भी जो मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है वो है क्लोरोफिल ए। इसमें ये स्ट्रक्चर है, देखो, बैक्टीरिया क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की। देन उसके बाद में कैरोटिनॉइड्स हैं, जिनको ये कंजुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं, उनको हम कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स के रूप में सब डिवाइडेड करते हैं। एक्चुअली कैरोटिनॉइड्स क्या ये एसेसरीज पिगमेंट के रूप में काम करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा कुछ फाइकोबिलीन्स हैं। एक्चुअली जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में काम करता है। और ये इसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखो इसमें ये यहाँ पर इनकी वेवलेंथ, ये ज्यादा वेवलेंथ वाली, ये कम वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हम डे टू डे लाइफ में महसूस करते हैं, जिसमें रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, एक्सरेज हैं इनको। तो एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ पार्टिकल वेवलेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू द नेक्स्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रेंज ऑफ वेवलेंथ। प्रत्येक जो वेवलेंथ क्या लाइट है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और उसी पे वो काम करती है। और चूंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो ह्यूमन आईज जो देख सकती है कलर, विविड जो कलर हैं वो
7 कलर है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में रहते हैं। और इसमें प्लांट्स का जो, अब हमें कलर कौन सा दिखाई देता है, कलर हमें वो दिखाई देता है जो कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक है, तो प्लांट का ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है, वो इसका कलर होता है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, मतलब एक पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कंटेन हाई एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल कॉल्ड द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट है उसकी डिफरेंट टाइप की जो पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने की उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे क्लोरोफिल है की अलग कैपेसिटी होगी, अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल भी अलग करता है, कैरोटीन से अलग करेंगे, जेंसिफिल से अलग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन, 3 पिगमेंट्स का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखा रखा है। और इसमें अगर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 400 से 500 के बीच में मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब की जाती है। देन उसके बाद में सेकेंडरी 650 से 700 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्ब की जाती है। इस बीच में जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं की जाती, इसलिए इसका प्लांट का कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है। What does it mean for pigment to absorb light? एक पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब क्या है? जब भी कोई एक पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और वहां पर एक एनर्जी क्रिएट करती है। फिर उस इलेक्ट्रॉन से, ये देखो इसमें, व्हेन पिगमेंट एब्जॉर्ब ए फोटॉन्स ऑफ लाइट, लाइट किसके रूप में रहती है, फोटोन के रूप में रहती है। और इस फोटोन्स को जैसे वो एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करते वो एक्साइटेड हो जाता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिटल से नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव कर जाते हैं। दैट मीन्स वो एक्साइटेड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये आगे जो रिच एनर्जी मॉलिक्यूल्स उसको एनर्जी प्रोडक्शन में ये काम में आता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस क्या है? दो हायर प्लांट्स की हम स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हायर प्लांट्स में जो प्रकाश संश्लेषण है, उस प्रकाश संश्लेषण को जनरली हम दो, अब तुम थोड़ा सा ध्यान रखना तुम्हारे सिलेबस के, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब लाइट डिपेंडेंट का ऐसी रिएक्शंस जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस से होती है और इसकी जो साइट है वो कहाँ पे होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और दूसरी है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या कुछ किताब में इसको डार्क रिएक्शन, वो शब्द सही नहीं है। डार्क मतलब ऐसा नहीं कि डार्क में होती है, ये लाइट में भी होती है। तो सही नाम क्या है इसका, लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब लाइट की प्रेजेंस में भी ये भी कंटिन्यूस चलती रहती है। लाइट रिएक्शन को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आगे इसको सब डिवाइडेड करते हैं। और ये जो लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, मतलब लिक्विड पार्ट जो होता है उसमें आउटसाइड द थाइलेकोइड्स। जो मेन पर्पज होता है लाइट रिएक्शन का वो होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है इसका, एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन। और ये एटीपी और एनएडीपीएच को आगे फिर यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है इन सेकंड स्टेप, दैट इज नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको अगर समरी के रूप में और अच्छी तरीके से देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये
ये सारा लाइट रिएक्शन जहाँ पर ग्रेना में होती है, ग्रेना मेम्ब्रेन्स में, और इससे जो प्रोडक्शन होता है एटीपी एनएडीपीएच, और ये एटीपी और एनएडीपीएच यूटिलाइज किया जाता है पीसीआर या C3 या कैल्विन साइकिल जो स्ट्रोमा में रन करता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने से शुगर का फॉर्मेशन होगा। ये शुगर आगे जाकर के डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेगी। इसी को समराइज हम करते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखते हैं तो एक इक्वेशन के रूप में हम अगर उसको लिखना चाहें एक फोटोसिंथेसिस को, तो हम लिखते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ chlorophyll molecules convert into carbohydrate और releasing as oxygen as a by product। इसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो रॉ मटेरियल क्या है आपका, रॉ मटेरियल एक तो है लाइट, क्या क्या चाहिए, एक तो लाइट चाहिए और दूसरा चाहिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स। उस वाटर मॉलिक्यूल से हमें एक तो ऑक्सीजन मिलेगी, दूसरी चीज हमें क्या मिली, एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन स्ट्रोमा रीजन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए कैल्विन साइकिल में ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाते। ये समरी है फोटोसिंथेसिस की। और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल से फिर हेक्सो सुगर्स बनती है, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स वगैरह शुगर में आगे इसमें बनते। तो पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन में 3 पार्ट्स हैं। एक तो फोटो एक्साइटेशन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और थर्ड है फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो एक्साइटेशन जिसे हम फोटो सिस्टम भी कहते हैं, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे है। ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम इसकी बात करें लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन एक जो पौधा है या ट्री है उसकी लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे ये रिएक्शंस हो रही है लाइट रिएक्शन। इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कैरोटिनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स है, मतलब लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स वहां पे है। तो इसमें ये लाइट एब्जॉर्बिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक्चुअली सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसका नाम देते हैं हम। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या बहुत सारे, एक तो होता है बीच में रिएक्शन सेंटर, ठीक है, और उसके आसपास में एसेसरीज जो जितने पिगमेंट्स हैं या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, कैरोटिनॉइड्स है, इवन ज़ैंथोफिल्स हैं या दूसरे क्लोरोफिल बी डी ई वगैरह है, वो क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्ट का काम करते हैं, ताकि जितनी भी लाइट आती है उस लाइट को कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाना है, रिएक्शन सेंटर पे। उससे क्या होगा कि ये रिएक्शन सेंटर पे पहुंचते ही वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या वाटर स्प्लिट हो जाएगा। जैसे एनर्जी होगी तो वाटर स्प्लिट होगा, वाटर स्प्लिट होने से इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और वो आगे फिर सारी जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करते हैं। जो लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसको, या लाइट को जो एब्जॉर्ब करने वाले जो पिगमेंट्स हैं उसको हम 2 पार्ट्स में हम जनरली डिवाइड करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले डिस्कवर्ड हुआ था इसलिए फर्स्ट है, सेकंड बाद में डिस्कवर हुआ इसलिए इसका नाम सेकंड है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, इनमें दोनों में क्या है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट को P700 के नाम से जानते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड को P68 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इन पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जब उसकी फोटो सिस्टम
की बात आती है तो फोटो सिस्टम में ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, दोनों कहाँ पे हैं? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे अरेंज रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से जुड़े हुए, ये रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं। तो उसके ज्यादा हम डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात करते हैं तो फोटो से जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होगा बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो सीधा फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट से होता हुआ लास्ट में पैराडॉक्सिन से होता है एनडीपीएस तक वो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट से एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बनता है और वे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करते हुए वापस लास्ट में एनएडीपी इसको फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है। अगर ये आपके देख लेना इसमें, ये एक्चुअली ये स्ट्रोमा है, एक साइड में स्ट्रोमा और ये यहाँ पर ये थाइलेकोइड ल्यूमन्स है। तो यहाँ पर ये वाटर की स्प्लिटिंग ल्यूमन साइड को होती है, स्ट्रोमा साइड पे नहीं होती है। और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड ये थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन में अरेंज रहते हैं और ये लीनियर फॉर्म है कि जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होते हैं वाटर स्प्लिटिंग के दौरान वो फोटो सिस्टम सेकंड से होते हुए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फोटो सिस्टम फर्स्ट में मूव करते हैं और उसके बाद में एनडीपीएच उसको फाइनल एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जिसे हम कहते हैं लाइट जो रिएक्शन है उसकी समरी वाला ये डायग्राम है। और इस डायग्राम में आप बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना, ध्यान ये है कि ये थाइलेकोइड के स्ट्रोमा रीजन है, ठीक है, और ये थाइलेकोइड्स का ल्यूमन है। इस स्ट्रोमा साइड और ल्यूमन साइड्स में क्योंकि कुछ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो मेम्ब्रेन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पर्टिकुलर साइड पे अरेंज होते हैं, इसलिए ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसमें ये LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड है। ये क्या करता है, जितनी भी जो लाइट इसको स्ट्राइक होती है उसको ये कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद में इसी में ल्यूमन साइड पे एक और मॉलिक्यूल्स इससे अटैच रहता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यही वो प्रोसेस है, यही वो साइट है जहां पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स का। और जितने भी हम कहते हैं ना कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो वो ऑक्सीजन यहीं से हमें मिलती है। और इसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में इसमें मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयंस इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स जब स्प्लिट होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर स्प्लिट होते हैं तो इसमें 4 हमें प्रोटॉन्स मिलते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनेगा प्लस साथ में 4 इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है तो जो थियोफाइटिन इसका पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है। पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है वो है थियोफाइटिन। देन उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन मूव QA से QB से नेक्स्ट ये आता है प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन क्या एक किस्म मॉलिक्यूल्स है जो पूरी जो मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन उसमें घूम सकता है और ये एक क्यू साइकिल को भी रन करता है। क्यू साइकिल ये नीचे दे रखा है क्यू साइकिल। और इस क्यू साइकिल में होता क्या है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ये क्यू प्लास्टोक्यूनोन से तो प्लास्टोक्यूनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में ये 2 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में 2 प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा साइड टू ल्यूमन साइड में ये एक्सपेल कर देते हैं, उधर ये बह देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स इसमें साइटोक्रोम B6 और F है और उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन है। और देन इसके बाद में प्लास्टोसाइनिन के बाद में क्योंकि ये क्या है कि यहाँ से जो एनर्जी का लेवल ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर एनर्जी का लेवल कम होता जाए।
तो धीरे धीरे जैसे कम हो गया, फिर ये वापस यहाँ पर अनदर एनर्जी का एक्साइटमेंट होता है और यहाँ पर दूसरी फोटॉन्स का ये उपयोग करते हैं और फिर ये एनर्जी, ये क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर लेवल पर चला जाता है, एनर्जी लेवल पर चला जाता है और फाइनली पैराडॉक्सिन इसका फाइनल एक्सेप्टर से पहले पैराडॉक्सिन पे मूव करता है, देन उसके बाद में NADPH उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और NADPH कन्वर्ट हो, NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH। और तो समरी में अगर हम देखें, यहाँ पे समरी में हमें क्या चीज नजर आ रही है, ये पूरी लाइट रिएक्शन है। इस लाइट रिएक्शन में एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है स्ट्रोमा के ल्यूमन साइड पे, पहली चीज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रोमा साइड से ल्यूमन साइड पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव्स करेगा तो दो प्रोटॉन तो यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, दो प्रोटॉन स्ट्रोमा से इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाते हैं वैसे वैसे प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है इनसाइड द ल्यूमन ज्यादा होती जाती है और स्ट्रोमा की साइड पे कम होती जाती है। फाइनली क्या होगा, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इधर का पीएच कम हो जाता है ल्यूमन साइड पे, उधर कम ज्यादा हो जाता है। तो अब ये ग्रेडियंट जब, अब चूंकि प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स इस जो थैलीपॉइड मेम्ब्रेन को कहीं से भी पास नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से वो बाहर नहीं जा सकते, वो सिर्फ एक ही जगह से वापस जा सकते हैं, दैट इज नोन एज एटीपेस। और मिचेल ने जो कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग हाउ एटीपी फॉर्मेशन टेक प्लेस, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए वो कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी मिचेल ने दी थी, इसलिए उनको बाद में 1978 में नोबेल प्राइज भी उसमें मिला था। तो ये इससे जो एटीपी का फॉर्मेशन जो लाइट रिएक्शन के दौरान होता है उसको बोलते हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये एटीपी के अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिटेल्स में अगर देखेंगे तो ये एटीपी जो यहाँ पे था, इस एटीपी की बात कर रहे हैं, तो ये एटीपी में देखो दो दो इम्पोर्टेंट चीज हैं, एक तो मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट और एक स्ट्रोमा साइड निकला हुआ पार्ट। मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट कहलाता है CF0 और ये बाहर का कहलाता है CF1, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स बनाते हैं। और इसमें करीब 3 अल्फा, 3 बीटा, 3 गामा, डेल्टा एप्लिशंस CF1 में होती है और बाकी जो CF0 इसमें अलग अलग सब यूनिट्स होती है, कॉम्प्लेक्स बहुत सारी सब यूनिट्स मिल करके एक एटीपीज का निर्माण करती है। और इस एटीपीज में क्या होता है, क्योंकि इधर क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोटॉन यहाँ से मूव करने की कोशिश करता है, तो ये जैसे CF0 से होते हुए जैसे ये आगे बढ़ता है तो इसकी ये जो गामा रीजन है, ये गामा सब यूनिट्स है CF1 की, ये क्या करती है, मूव करती है। मूव करने से यहाँ पे मूव करते इसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और एटीपी का निर्माण हो जाता है। क्योंकि एटीपी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है विद इन एन ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है, एटीपी होता है, उसी से वो एनर्जी लेते हैं। ये नॉन साइक्लिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग क्या कहते हैं इसमें लाइट रिएक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं P680 से फिर ये थियोफाइटिन, देन प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम F36 और प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद में P700, देन पैराडॉक्सिन और लास्ट में NADP। ये जेड स्किन्स के नाम से भी जानी जाती है ना, ये जनरली हमारे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेड स्किन, या एक्सप्लेन द जेड स्किन्स इन फोटोसिंथेसिस। तो ये जेड स्किन्स के भी नाम से क्यों जेड आकार की है,
दूसरा होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें फोटो सिस्टम सेकंड इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फोटो सिस्टम सेकंड इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है। और इसका जब मेन, अब इसमें कुछ चीजें नहीं होगी, जैसे एक तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें फोटो सिस्टम सेकंड इसमें भाग नहीं ले रहा। दूसरा क्या है, प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन जो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने के साथ में जो बनते हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इस यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा फेराडॉक्सिन के बाद में NADPH पे नहीं जाकर के इसमें साइटोक्रोम B6 पे जाएगा, देन B6 के बाद में प्लास्टोक्यूनोन, देन साइटोक्रोम F, देन प्लास्टोसाइनिन और P700 फाइनल इसका रिसीवर होता है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो है प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन जैसे क्यू साइकिल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्यू साइकिल ऑपरेट इसमें भी होता है। तो क्यू साइकिल क्या करे, पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के दौरान दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्ट्रोमा साइड से ल्यूमन साइड की तरफ भेज देता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की ग्रेडियंट तो बढ़ रही है। तो इसका जो मेन जो काम है, मेन जो इम्पोर्टेंस है, जब भी कोशिका को बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है तब वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इसमें अननेसेसरी और चीजों की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली बहुत सारे प्रोटॉन की NADPH का प्रोडक्शन इसमें नहीं होगा, लेकिन एटीपी का कंटिन्यूस प्रोडक्शन इसमें होता रहता है। ये शायद समझ में आ गई कि आपके लाइट रिएक्शन और इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ। और फाइनली हमें तीन चीजें मिलती हैं लाइट रिएक्शन में। ऑक्सीजन हमें मिली, एटीपी हमें मिला और NADPH, हमें तीन चीजें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो लाइट पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन वो लाइट से बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या बने, एक तो ऑक्सीजन बना, एक एटीपी बना और एक NADPH बना। तो ऑक्सीजन का तो इसमें काम नहीं है, लेकिन वहां से जो एटीपी और NADPH बना, उन दोनों एटीपी और NADPH एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल है, तो उसका ये उपयोग करेंगे। और आगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना है। इसको हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम PCR साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और साइट इसकी कहाँ पे होता है, ये प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में है ना, जो लिक्विड पार्ट है इसमें, ये जो लिक्विड पार्ट है थाइरोइड्स के बाहर, उसमें ये होता है। मेलविन कैल्विन ने सबसे पहले इसको ट्रेस आउट किया था, इसलिए उनके ऑनर में इसको कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसमें तीन चीजें हैं या थ्री पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कार्बन फिक्सेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। थिंक यू। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल राइबोज 1,5 फास्फेट इसको एक्सेप्ट करेगा, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद में इसका रिडक्शन किया जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स में, एटीपी एंड NADPH। देन उसके बाद में जो तीसरी जो प्रोसेस होगी वो होगा रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। इसमें एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, राइबोज 1,5 बाइफास्फेट। क्या है, राइबोज 1,5 बाइफास्फेट मॉलिक्यूल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। ये हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, ये कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ये समरी के रूप में यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, और इसको एक्सेप्ट कौन करता है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और एक नंबर पे जो एंजाइम्स काम करता है वो है रूबिस्को। रूबिस्को राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, दूसरा ऑक्सीजनेज भी इसमें होते हैं। रूबिस्को एंजाइम्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये करीब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एंजाइम्स भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और स्ट्रोमा के जो करीब 50% प्रोटीन पार्ट है वो रूबिस्को में होता है। तो रूबिस्को अपने आप में एक ऐसा एंजाइम्स है जिसमें एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करके शुगर फॉर्मेशन की, जो दूसरे एंजाइम्स में नहीं पाई जाती है। तो इस हिसाब से रूबिस्को पे बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी रूबिस्को में 16 सब यूनिट से मिलकर के रूबिस्को बनता है। L8 और S8 से हम उनको डेसिग्नेटेड करते हैं। कैसे? L8 लार्ज सब यूनिट और स्मॉल 8 सब यूनिट, ठीक है। तो 16 सब यूनिट्स हैं, और इसमें आधी जो सब यूनिट्स है वो न्यूक्लियर जीनोम से इनकोडेड होती है, और आधी जो सब यूनिट है स्मॉल सब यूनिट वो क्लोरोप्लास्ट के जीनोम से इनकोडेड होती है। और इस पे बहुत सारा इसमें रूबिस्को पे काम हुआ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप है इसमें कैल्विन साइकिल में या कार्बन डाई फिक्सेशन में या फोटोसिंथेसिस में जो नेक्स्ट स्टेप वो है रूबिस्को के द्वारा इस रिएक्शन में होता है। और वहां पे एक जैसे हमने यहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स लिए, अलग अलग काम में अलग अलग हो सकता है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमने लिए, 3 राइबोलोज 1,5 फास्फेट जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है उसको लिया। और पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो है 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स। ये 3 कार्बन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसको C3 साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ATP और NADPH काम में आते हैं। एंजाइम्स काइनेज और डिहाइड्रोजिनेज इसमें काम करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स के 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जनरेट होंगे। ये ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने काम है? 3, और यहाँ पे ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो 15 ही हो गए। 15 और 3 18। 18 में से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब एक्सपोर्ट जो स्टार्च वगैरह फॉर्मेशन के लिए और अनदर काम के लिए, या फिर हमें कई बार प्लांट्स को दूसरी जैसे रूट्स में जरूरत है किसी प्रोटीन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बाकी की जो 3 जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स हैं इनका काम क्या है? वापस इस राइबोलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को रीजनरेट करना, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करेगा। इसलिए रीजनरेशन ऑफ 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो पहले जो रिएक्शन है उसमें फास्फेट मॉलिक्यूल्स मिलकर के फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देन इसके बाद में फ्रक्टोज 6 फास्फेट मॉलिक्यूल्स, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। ये स्टोरेज में जा सकता है और प्रोडक्शन में भी आ सकता है। अनदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स और फ्रक्टोज 6 फास्फेट मॉलिक्यूल्स 9 कार्बन हो गए। उस 9 कार्बन से 4 कार्बन इरिथ्रोज 4 फास्फेट और 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स जाइलोज 5 फास्फेट से जनरेट हो। ये इरिथ्रोज 4 फास्फेट मॉलिक्यूल जो 4 कार्बन लॉन्ग है, ठीक है। ये फिर अनोदर एक डाइहाइड्रो एक्सीटोन फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के कन्वर्जन से बनता है। उसके और इरिथ्रोज 4 फास्फेट मॉलिक्यूल्स मिलकर यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, तो 7 कार्बन मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन एज सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ये सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट यहाँ 1 लिखा है 1,7 बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। और ये
यूजिंग अनदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो कितने हो गए 7 और 3 10 कार्बन। उससे 2 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, राइबोस 5 फास्फेट और ज़ाइलोस 5 फास्फेट। ये राइबोस 5 फास्फेट और ज़ाइलोस 5 फास्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं राइबोस 5 फास्फेट में, और यहाँ पे अल्टीमेटली इन 3 का ये 5 का ग्लिसरॉल 3 फास्फेट मॉलिक्यूल से 3 राइबोस 5 फास्फेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर ये एक 3 एटीपी का उपयोग करते हुए कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोस 1,5,5 फास्फेट मॉलिक्यूल, जो फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गई आपको कैल्विन की। समरी ऑफ कैल्विन साइकिल। अगर इसमें कैल्विन साइकिल ऑपरेट, सबसे पहले तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में हो रही है, लेकिन इसको फिर भी बहुत सारी चीजें इसको रेगुलेट करती है, और उसके रेगुलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। राइबोस 1,5 बाइफास्फेट का वहां पर प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, उसकी एक तो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होना जरूरी है। एक्टिवेशन ऑफ रूबिस्को एंजाइम्स। रूबिस्को एंजाइम जनरली क्या है कि किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म में एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, या ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि दे आर नॉट वेस्टिंग एनी एनर्जी फॉर अननेसेसरी वर्क। तो जब जरूरत होती है तभी वो एक्टिव होते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रोसेस होती है हमारे सेल्स के अंदर भी, और रूबिस्को एंजाइम जब वो कैल्विन साइकिल चलता है तब वो उसका एक्टिवेशन होना जरूरी है। जब वो एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेशन होने के लिए सबसे पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आकर के जुड़ता है, देन उसके बाद में, क्योंकि जैसे ही लाइट आती है, लाइट आते ही क्या होगा, वो जो थाइलेकोइड जो ह्यूमन है उसके अंदर क्या हुआ, पीएच कम हो गया था, आपको ध्यान होगा। जैसे लाइट आई, लाइट आते क्या हुआ, वाटर स्प्लिट होता है, वाटर स्प्लिट होने से उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटॉन फॉर्मेशन हो गया। प्रोटॉन फॉर्मेशन हो गया मतलब पीएच कम हो गई। पीएच कम होने से उसके अंदर जो मैग्नीशियम आयन है वो बाहर स्ट्रोमा रीजन्स में आ जाता है। वो मैग्नीशियम आयन फिर उसमें रूबिस्को एंजाइम्स में जाकर के जुड़ता है, देन उसके बाद में रूबिस्को एंजाइम्स एक्टिवेट होता है। इसके अलावा रूबिस्को के अलावा जब तक रूबिस्को एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होगा तब तक कैल्विन साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके अदर देन रूबिस्को एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेटेज, और ये एंजाइम्स भी जो कैल्विन साइकिल है उसको रेगुलेट करने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है, जैसे 0.0 कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है। अगर ये कंसंट्रेशन हम एक 0.1 तक ले जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाकर के फिर आगे जाकर के फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर उससे कम कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की तो फोटोसिंथेसिस भी उसी तरीके से अफेक्ट होगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है फोटो रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन होता है, एक फोटो रेस्पिरेशन होता है। ऐसा रेस्पिरेशन जो लाइट की उपस्थिति में होता है ना, इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको ध्यान है ना। इस फोटो रेस्पिरेशन में एक्चुअली रूबिस्को का नाम मैंने बताया था, राइबोस 1,5 बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑब्लिक ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, और जब ये ऑक्सीजन से काम करता है तब फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाता है। और C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन मतलब एक तरह से अननेसेसरी इवेंट्स हैं जिससे बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है, और उस लॉस को रोकने के लिए कुछ प्लांट्स में हम कह सकते हैं नए इवोल्यूशन हुए हैं, और वो नए इवोल्यूशन हुए इन फॉर्म ऑफ C4 ऑफ कैम प्लांट्स में। तो अगर एनर्जी की अगर आप बात करेंगे, इस
पूरे कैल्विन साइकिल में, और इसमें अगर हमने देखा तो जैसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, इनके लिए हमें 6 एटीपी, 6 एनएडीपीएस, और यहाँ पे ये 3 है, ये है ना, 3 एटीपी है ना, तो 9 एटीपी, 6 यहाँ और 3 यहाँ, 6 3 9 एटीपी की जरूरत होती है 3 कार्बन के लिए। अगर उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितनी एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और एनएडीपी की दो मतलब 6 कितने चाहिए, 2 एनएडीपी है, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्सेशन करने के लिए हमें 2 एनएडीपीएस और 3 एटीपी की जरूरत होती है। और एक पूरे हेक्सोज शुगर बनाने के लिए हमें करीब इतने 12 एनएडीपीएस और 18 एटीपी की जरूरत होती है। जो एनर्जी बताता है वो है 529 किलो जूल पर मोल। और जब इसको रेस्पिरेशन के दौरान जब इसका यूटिलाइजेशन होता है और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है करीब 469, तो करीब ये बनाता है 88%। मतलब जो प्लांट्स जो लाइट जो लेता है, उस लाइट में जितनी एनर्जी होती है उसमें करीब करीब 88% को वो कंजर्व करने में सक्षम है, और ये बहुत बड़ी बात है। बाकी ज्यादातर एनर्जी लॉस हो जाती है। तो दूसरा जो मैं कह रहा था अभी, आप फोटो रेस्पिरेशन की बात, फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ मॉडिफाइड C3 साइकिल से थोड़े से अलग हैं। तो उनका काम होता है ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना। इसके लिए एक C4 साइकिल, ठीक है, C4 ज्यादा बनाया। तो C4 साइकिल में सिर्फ इतना सा समझना है, C4 साइकिल कुछ स्पेशल प्लांट्स में ही पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है, जैसे सेकेरम ऑफिसियलम वगैरह। ये दूसरा समझना आपको ये है, द प्रोडक्टिविटी इन C4 प्लांट इज मच हायर देन C3 प्लांट। C3 प्लांट से C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है जितने पर यूनिट एरिया में प्लांट करता है। प्लस वहां पे फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल नील होता है, 0 होता है। और इसमें 2 प्रकार की जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होती है, मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल्स। मेसोफिल सेल्स का काम क्या होता है, जितनी भी लाइट आती है उसको क्या कहते, लाइट रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैपिंग करना, और वो ट्रैपिंग करते हैं C4 एसिड में। और ये C4 एसिड जो वहां पे बनता है सारी मेसोफिल सेल्स में, उस सबको फिर एक अंदर आपने देखा होगा बंडल सील सेल्स होती है, उस बंडल सील सेल्स में ऑलरेडी PCR साइकिल या C3 साइकिल चल रहा है, वहां पर ये भेज दिया जाता है। तो मैप इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा कैम साइकिल, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, जिसे कैम साइकिल के नाम से जानते हैं। इस में क्या है, एक्चुअली ये प्लांट्स जनरली कैक्टस होते हैं और ये जीरोफाइटिक के नेचर। जीरोफाइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के लिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का कम से कम कंजर्वेशन, क्या कहते हैं, इवोपोरेशन हो, उसका लॉस कम से कम हो। तो उनके लिए वो एक स्पेशल उनकी टेक्निक होती है कि स्टोमेटाज होते हैं, स्टोमेटा इन कैक्टस ओपन होते हैं नाइट के समय, और डे के समय वो बंद रखते हैं। उससे क्या होगा कि अंदर लाइट नहीं जाएगी तो इवोपोरेशन कम से कम होगा। तो इस कैम साइकिल में एक्चुअली कोशिका सेम है ना, वहाँ C4 साइकिल में 2 अलग अलग सेल्स में इन्वॉल्व हो रही थी, यहाँ पर कोशिका एक है, लेकिन वो टाइम और स्पेस में अलग अलग काम करती है। यहाँ पे जब नाइट के समय जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं, और जो एनर्जी ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे इसमें मैलेट एंजाइम्स में। और यहाँ पे एक और चीज आपने देखी होगी, यहाँ पे
C4 और कैम साइकिल में जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से वो क्या है, फास्फोइनोल पायरुवेट, लेकिन वो नहीं है राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट जो कैल्विन साइकिल में। इसी तरीके तो ये क्या करते हैं, इसमें मेलिक एंजाइम्स में ये कन्वर्ट हो जाती है और ये वैक्यूल्स में उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, इस मेलेट से पायरुवेट बनेगा और ट्राइयूज फास्फेट बनता है। ट्राइयूज फास्फेट फिर पीसीआर साइकिल में जाकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। These are some factors which affecting the photosynthesis। तो अभी आपके हमें समरी में समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट और उसमें क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच मिलता है, और उसके बाद में जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है और हमें शुगर वहां पे फॉर्मेशन। तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से लाइट की इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, वाटर सप्लाई है, क्लोरोफिल कंसंट्रेशन है, और देन पॉल्यूशन। क्योंकि जैसे जैसे अगर लाइट की इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के जब तक वो लाइट की इंटेंसिटी को मिलती रहेगी, जितनी उसकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है, जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है तब तक वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, देन उसके बाद में उसके लिए यूजफुलनेस नहीं रहेगी। दूसरा, लाइट की इंटेंसिटी से टेम्परेचर भी क्रिएट करता है, और जैसे हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 35 से आगे जाकर के प्रोटीन डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ कंसंट्रेशन 0.1% तक बढ़ाने तक बढ़ती है, उसके बाद में आगे कोई इफेक्ट नहीं रहता है। वेवलेंथ इसलिए अफेक्ट करती है क्योंकि पर्टिकुलर पिगमेंट एक पर्टिकुलर प्रकार की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको अगर वही पर्टिकुलर प्रकार के पिगमेंट को उसको जो वेवलेंथ अगर मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इससे कम होगा तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, और इससे ज्यादा अगर होगा तो उसमें प्रोटीन अपना काम करना बंद कर देते हैं। जब भी प्रोटीन की बात आती है दैट मीन सारे जितने भी एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, और एक टेम्परेचर के बाद बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसके बाद में वाटर सप्लाई। वाटर हम जानते हैं, वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म और जितनी एक्टिविटीज हैं, और यहाँ पर तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ वाटर स्प्लिटिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, प्रोटॉन जनरेट काम आ रहा है, तो वाटर की अगर अवेलेबिलिटी कम है, मतलब सेल टॉक्सिक हो जाती है, तो बहुत सारी एक्टिविटी क्या है कि वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी, बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती है। तो कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड की जब वाटर की जब कमी होती है तो फोटोसिंथेसिस रेट बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें क्लोरोफिल कंसंट्रेशन। क्लोरोफिल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट की संभावना रहती है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे कई बार हम देखते हैं कि लीफ का जो कलर है वो ग्रीन से येलोइश कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये येलोइश कैसे होता है, या तो हो सकता है किसी डिजीज के कारण भी हो सकता है, एजिंग इफेक्ट हो सकता है, या कोई और दूसरा कारण भी इसमें हो सकता है। लेकिन जितने ग्रीन सेल्स क्या कहते हैं ज्यादा उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हेल्दी रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। पॉल्यूशन इज आल्सो अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। बहुत सारी चीजें हैं पॉल्यूशन में, और जिसमें अगर जैसे एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मान लीजिए डस्ट वगैरह ये आ जाती है के ऊपर, तो वो जो लाइट जो आती है जो लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते।
प्लांट्स को अगर आप छोटे प्लांट्स को अगर कभी पानी से धोएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम बढ़ जाती है। फाइनली सेव द प्लांट, क्योंकि प्लांट्स के बिना वी कैन नॉट रन और वी कैन नॉट डू एनीथिंग, और हमारा अस्तित्व ही नहीं है प्लांट्स के अलावा, इसलिए प्लांट्स को काटें। थैंक यू, धन्यवाद। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस तो आप